हरे कृष्णा। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। देखिए, आज इनकम टैक्स में हम लोग एक हेड शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपने वैसे एक कहावत सुनी होगी, हो सकता है, कि इस दुनिया में अगर किसी का कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है, खुदा होता है ना। वही गाना भी है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। वैसे ही हमारे इनकम टैक्स में ऐसी कोई इनकम जिसका कोई हेड नहीं है, जो किसी भी हेड में नहीं जा रही, उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जैसे कि हमारे इनकम टैक्स में बात करें तो इनकम टैक्स में हमारे पास टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सैलरी हेड, जो भी आप जॉब करके कमाएंगे। एक होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड, यानी अगर आपके पास घर वगैरह है, आपने उसको किराए पे उठा दिया है, तो वो इसमें टैक्सेबल होता है, ये आप जानते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं। एक होता है आपका पीजीबीपी का हेड, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। तो अगर आपका किसी चीज का बिजनेस है या प्रोफेशन में, जैसे आप बनने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद या तो जॉब करेंगे तो सैलरी इनकम, खुद का काम करेंगे, प्रोफेशन में होंगे, पीजीपी की इनकम, या कोई बिजनेस कर रहा है तो भी पीजीपी की इनकम। इसके अलावा एक हेड आपने पढ़ा था कैपिटल गेन का। कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन जनरेट होता है। और जो आखिरी हेड है हमारा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। मान लीजिए आपने कोई ऐसी इनकम कमाई जो इन चारों हेड में कहीं पे भी नहीं जा रही, और वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है, और वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है, तो साहब कहां टैक्सेबल करें? तो हमारे इनकम टैक्स में अगर किसी का कोई नहीं है तो उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि ये सब पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ होगा नहीं, है ना, कुछ भेजे में घुसता नहीं। आपने क्या किया? आपने लॉटरी खरीद ली। आपने कहा यार किस्मत आजमाते हैं, आपने लॉटरी खरीद ली, और बाई चांस आपकी लॉटरी लग भी गई। मान लो 100 करोड़ की आप लॉटरी जीत गए, है ना। अच्छा अच्छा बोलते हैं, 100 करोड़ लॉटरी जीत गए। ये जो 100 करोड़ आप जीते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कहेगा कि सारा प्रसाद खुद ही खाओगे क्या? जिस उसमें बोलता है ना, वेलकम मूवी में, कुछ छींटे हम पे नहीं बरसाओगे। तो वैसे ही वही वो टैक्स मांगेगा आपसे। और वो टैक्स मांगेगा तो कौन से हेड में हम इनकम टैक्स में टैक्सेबल करें? 5 ही हेड है, छठवां हेड तो है ही नहीं। तो भाई वो सैलरी इनकम है नहीं, लॉटरी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है नहीं, पीजीबीपी है नहीं, कैपिटल गेन है नहीं, तो कहां लेके जाएं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके जाएंगे। तो ऐसी कोई इनकम जो इन 4 हेड्स में नहीं आती, वो आती है आईफॉस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। कौन सी इनकम है आपकी? एग्रीकल्चरल इनकम। आपने इंडिया में खेती बाड़ी करके इनकम कमाई, वो जो इनकम है वो इन चारों हेड में नहीं आती, तो क्या आईफॉस में आएगी? आईफॉस में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। इससे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, जानबूझ के मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, मैं ये समझाना चाहता हूं कि वो इनकम जो किसी हेड में नहीं आ रही लेकिन एग्जेम्प्ट है, तो क्या वो आईफॉस में आ जाएगी? नहीं भैया नहीं। तो आईफॉस में आने के लिए क्या होना चाहिए? आईफॉस में होने के लिए एक तो इनकम हो, दूसरा वो इनकम एग्जेम्प्ट ना हो, और तीसरा वो इनकम उन 4 हेड्स में से किसी की ना हो। अगर उन 4 हेड की होगी तो उन्हीं 4 हेड में से टैक्सेबल होगी, आईफॉस में टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब जैसे आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा तो वो कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होगा। आपकी मर्जी नहीं है कि कैपिटल गेन में दिखा दें कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा दें। जैसे मान लीजिए ये जितने भी सांसद वगैरह होते हैं, एमएलए वगैरह होते हैं, एमपी वगैरह होते हैं, इनको सैलरी मिलती है ना। अब इनको जो सैलरी मिलती है ना साहब, वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती। सर उनकी सैलरी सैलरी वाले हेड में क्यों नहीं टैक्सेबल होती? क्योंकि उनके और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है उनको, उनके और गवर्नमेंट के बीच में इंप्लॉयर इंप्लॉई रिलेशनशिप नहीं होता। वो तो आपके सेवक हैं, जनता के सेवक है तो हम ही लोग के सेवक ना। वो बात अलग है कि असलियत क्या है, लेकिन सेवक तो वो हमारे ही, हमारी द्वारा चुने गए हैं। तो साहब उनकी जो सैलरी है वो कौन से हेड में फिर टैक्सेबल होगी? सैलरी हेड में होगी नहीं, इंप्लॉयर इंप्लॉय की रिलेशनशिप चाहिए, वो है नहीं।
हाउस प्रॉपर्टी में कर नहीं सकते, पीजीपी में होगी नहीं, कैपिटल गेन में होगी नहीं, कहां होगी? आईफॉज में टैक्सेबल होगी। या मान लीजिए आपने एग्रीकल्चरल इनकम कमाई इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर वाली तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इंडिया से बाहर कमाई और आप इंडिया में है रेसिडेंट, तो आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाली है। कौन से हेड में टैक्सेबल करें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मान लेते हैं मेरे पास एक जमीन पड़ी है, मैं उसको कभी कदाच किराए पे उठा देता हूं, उस जमीन को किराए पे उठा देता हूं, किसी को मान लो शादी करनी है, उसको जगह चाहिए, हमने ठीक है 10,000 रुपए लाओ, अपना टेंट लगा करके शादी आदि कर लो, ठीक है। कभी पार्किंग के लिए किराए, मैं किराए पे उठा देता हूं। अब मैं किराए पे उठा रहा हूं, वैकेंट लैंड को किराए पे उठा रहा हूं, जमीन को, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नहीं जाएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें तो एक सेक्शन था, चार्जिंग सेक्शन 22, अगर आपको याद हो, उसमें 3 कंडीशन थी कि बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है, देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। तो बिल्डिंग तो है ही नहीं साहब, वैकेंट लैंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता, तो कहां टैक्सेबल होगा सर? अगर मेरा व्यापार ही इसी चीज का है, मेरा काम ही है जमीन वगैरह किराए पे उठाने का, तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, और व्यापार नहीं है कभी कदाच, तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो जब भी आप कोई भी इनकम की बात करते हैं, तो वो इनकम पहले हम चेक कर लेते हैं कौन से हेड की। अगर ये जो 4 हेड ऊपर लिखे हैं इनमें से किसी के नहीं है, तो जो 5वां हेड है उसकी इनकम वो मानी जाती है। और एग्जांपल सुन लीजिए, बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी किसी को सबलेट कर दी, सबलेटिंग समझते हैं? सबलेट करने मतलब आपने किसी से किराए पे ली और आगे किराए पे दे दी। मान लीजिए मेरे पास एक घर था, मैंने आपको किराए पे दिया और आपने किसी और को किराए पे दे दिया। मैंने आपको किराए पे दिया, मैं आपसे किराया लेता हूं, मैं जो आपसे किराया ले रहा हूं वो तो टैक्सेबल होगा मेरे हाथ में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की वो कंडीशन मैंने पूरी करी, ओनर होना चाहिए, वहां पे कंडीशन थी। लेकिन आपको जो किराया मिला है, आपने आगे किराए पे दी, आपको जो किराया मिला है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। वो कहां टैक्सेबल होगा सर? आईफॉज में। अगर आपका मेन काम ही यही है तो बीजेपी, नहीं तो फिर आईफॉज में टैक्सेबल होगा। और अगर याद है हाउस प्रॉपर्टी की चर्चा कर ही रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एक क्लॉज पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि हम लोगों ने किसी को हाउस प्रॉपर्टी रेंट आउट करी, जिसमें हमने उसको रेंट पे प्रॉपर्टी भी दी एज वेल एज फैसिलिटीज भी दी। कंपोजिट रेंट करके एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमने रेंट पे बिल्डिंग दी और फैसिलिटी दी और दोनों लेटिंग सेपरेबल है, अलग अलग कर सकते हैं, तो जो बिल्डिंग का रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा, और जो फैसिलिटी का है वो मैंने बताया था या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। याद है ना आपको? अब जरा समझिए मेरी बात को। इसके अलावा एक और केस था, अगर दोनों सेपरेबल ना हो तो क्या समझाया था कि पूरा का पूरा या तो पीजीपी में होगा या आईफॉस। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आईफॉस में टैक्सेबल होती है। आप कौन बनेगा? करोड़पति में चले गए, केबीसी में आप पैसे जीत गए, मान लीजिए 10,000 रुपए आप जीत गए, उसके बाद अगले सवाल में हार गए, जो भी है, जितने भी पैसे जीते, कहां टैक्सेबल होने वाला है? आईफॉस में टैक्सेबल होगा। केबीसी कभी देखते हैं कभी? वो जो शुरुआती क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी, हम तो कहते हैं वैसे शुरुआती क्वेश्चन हमसे तुम 100 200 500 पूछ लो, है ना? आगे 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 बड़ा टफ हो जाता है ना? तो चलिए जी, आइए शुरुआत कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। देखिए जैसे आपने सारे जितने हेड्स पढ़े थे उनमें आपको याद हो तो मैंने आपको चार्जिंग सेक्शंस बताए थे। जैसे सैलरी में मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन बताया था, सेक्शन 15। हाउस प्रॉपर्टी का भी रिपीट किया 22। पीजीबीपी अभी पढ़ना है ना? इसके अलावा कैपिटल गेन पढ़ाया था आपको, पीजीपी का वैसे 28 होता है, पढ़ाऊंगा। कैपिटल गेन का पढ़ाया था 45। वैसे ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेक्शन है 56। कौन सा सेक्शन है? 56। गवर्नमेंट ने किया क्या है, इनकम टैक्स का जो सेक्शन है ना 56, इसके अंदर 2 सबसेक्शन डाले हैं। एक है सेक्शन, मेरी तरफ सुन लो पहले मेरे को, एक है सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, सब लिख रखा है मैंने। एक है सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 और एक है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में गवर्नमेंट ने एक नॉर्मल बात लिखी जो मैंने आपको समझाई अभी, कि साहब अगर आपकी कोई इनकम है जो बाकी किसी हेड में नहीं जा रही, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीजीपी, कैपिटल गेन, बाकी किसी हेड में नहीं जा रही और टैक्सेबल होनी है, तो वही हेड में टैक्सेबल होगी। ऐसा गवर्नमेंट ने 56 सबसेक्शन 1 में लिखा, यानी एक जनरल सेक्शन बना दिया। और 56 सबसेक्शन 2 में
उसने कुछ इनकम स्पेसिफाई कर दी कि सर ये इनकम आमतौर पे इसी हेड में टैक्सेबल होंगी। 56 सबसेक्शन 2 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जहां पे गवर्नमेंट को लगा कि लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो या डिस्प्यूट ना क्रिएट करे, वो इनकम 56 सबसेक्शन 2 में डाल दी कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। जैसे कि डिविडेंड इनकम, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, हमें क्या मिला? डिविडेंड, तो वो डिविडेंड कहेंगे साहब इसी में टैक्सेबल होगा। तो ऐसी कुछ चीजें जो गवर्नमेंट को लगी कि इसी में टैक्सेबल करनी है, उनको 56 सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाई कर दिया। वो क्या क्या स्पेसिफाई किया ये चैप्टर बताएगा। इसके अलावा बाकी जो स्पेसिफाई नहीं भी किया है, क्या वो भी इस हेड में टैक्सेबल हो सकता है? बिल्कुल जी। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में लिखा है कि कोई भी इनकम हो जो किसी और हेड में ना जा रही हो और टैक्सेबल इनकम हो, वो इस हेड में टैक्सेबल होगी, वो इस हेड में टैक्सेबल होगी। यानी मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो ऐसा नहीं कि साइड में आ जाए, या कोई इनकम ऐसी है जिसका ट्रीटमेंट किसी पर्टिकुलर हेड में दिया हुआ है, तो उसी हेड के हिसाब से जितना टैक्सेबल होना होगा होगा, जितना नहीं होगा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी पढ़ा था, सैलरी में आपको याद होगा तुम लोग ने एचआरए पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब एचआरए में लिखा हुआ था कि भैया इनमें से जो सबसे कम है वो एग्जेम्प्ट होता है, बचा हुआ टैक्सेबल होता है। तो जो इनमें सबसे कम है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहां एग्जेम्प्ट हो रहा है, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं हो पा रहा है उतना पोर्शन, तो आईफॉस में टैक्सेबल कर दे? आंसर इज नो। उसका ट्रीटमेंट वो पर्टिकुलर हेड जो कह रहा है उसी की बात मानने वाले। तो हम तो आईफॉस में तब जाने वाले हैं जब कोई हेड उसके बारे में ना कह रहा हो, या 56 सबसेक्शन 2 का कोई केस। अब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बारीकी के साथ। कौन सा हेड पढ़ रहे हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं, आईफॉस। बहुत प्यारा हेड है बेटा, बहुत छोटा हेड है और बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं इसके, पढ़ के देखते हैं। द इनकम्स which are neither covered under the head salary, house property, business income, capital gain, कहीं पे नहीं जा रही, वो टैक्सेबल होगी under the head income from other sources. This head of income is a residual head, बचा खुचा हेड है, because it covers all other income which are uncovered, जो कहीं और कवर्ड नहीं है वो सारी यहां कवर्ड है। लेकिन इसके आगे मैंने एक और बात क्या लिखी है, which are नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर एग्जेम्प्ट है तो यहां पे भी नहीं टैक्सेबल होगी। तो वो इनकम जो टैक्सेबल है यानी एग्जेम्प्ट नहीं है और किसी हेड में भी नहीं जा रही, और पीछे वाले जो 4 हेड है तो उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनाए, जिसका जो चार्जिंग सेक्शन है, जो बेसिस ऑफ चार्ज है, वो सेक्शन 56 है। और 56 के 2 सबसेक्शन है। पहला क्या कहता है सेक्शन 56 सबसेक्शन 1? कहता है साहब सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 कि वो सारी इनकम, एक जनरल है, कहता है वो सारी इनकम जो पीछे की से 4 हेड में नहीं जा रही वो इस हेड में आएंगी। पढ़ के देखते हैं 56 सबसेक्शन 1 कवर्स ऑल द रेसिडुअल इनकम, बची हुई इनकम सारी, which are not covered by first 4 head of income। आप समझ गए ना पहले 4 हेड कौन सी बात कर रहे हैं? ठीक है सर। 56 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? 56 सबसेक्शन 2 कवर करता है सर्टेन स्पेसिफिक इनकम। अच्छा, ये एक लिस्ट दे देता है जो कि कहता है कि वो ये चार्जेबल होंगी नॉर्मली आईफॉस में। तो वो लिस्ट भी पढ़ेंगे, कौन सी लिस्ट है? इन अदर वर्ड्स, अगर हम 56 को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है एनी इनकम इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन पूरी हो जाए। ये एक्ट में नहीं लिखी 3 कंडीशन, बट जो हम लोग उससे निकालते हैं ना, जो हम लोग समझ पा रहे हैं इंटरप्रिटेशन, तो ध्यान समझिए। 3 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? इनकम। मान लो आपके पास इनकम ही नहीं है तो फिर काहे की टैक्सेबिलिटी? दूसरा, सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। तीसरा, और वो इनकम किसी और हेड में टैक्सेबल भी नहीं, सच इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर अदर 4 हेड्स ऑफ इनकम। मान लीजिए आपने बैंक में एफडी कराई, एफडी में क्या मिलेगा आपको? ब्याज मिलेगा। वो ब्याज कहां टैक्सेबल करें साहब? सैलरी हेड में हो नहीं सकता, हाउस प्रॉपर्टी हेड में हो नहीं सकता, पीजीपी में होगा नहीं, कैपिटल गेन में होगा नहीं, कहां टैक्सेबल करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे। आपको याद होगा हम लोग ने कैपिटल गेन हेड पढ़ा था। कैपिटल गेन हेड में हम लोग ने पढ़ा था कि किसी की प्रॉपर्टी अगर कंपल्सरीली एक्वायर हो जाती है, याद आ रही है सारी बातें? अगर उसकी प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर हो जाती है, कंपल्सरी एक्विजिशन का केस है, तो जो उसको मुआवजा मिलता है वो सेल कंसीडरेशन होती है और कैपिटल गेन निकलता है, आईफॉ से नहीं निकलता। लेकिन मान लो अगर सरकार वो मुआवजा देने में देर करती है, सरकार ने प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर कर ली, मुआवजा हुआ और मुआवजा देने में लेकिन देर करी, तो हो सकता है सरकार आपको उसके साथ क्या दे? ब्याज भी दे। वो जो ब्याज मिलेगा अगर कंपनसेशन पे, तो वो ये इस हेड में टैक्सेबल होगा, आईफॉस में टैक्सेबल होगा। कंपनसेशन वहां टैक्सेबल होगा, आईफॉस में बाकी ब्याज उसका टैक्सेबल होगा। और सुन लीजिए, मान लो आपको किसी ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट मिलते हैं ना आपको, गिफ्ट, आपको याद होगा
सैलरी चैप्टर पढ़ा था, सैलरी में याद है? मैंने सैलरी में जब पढ़ाया था, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अभी तक तो आप शायद भूल गए होंगे। मैंने बताया था जीवन में गिफ्ट केवल 2 ही लोगों से आपको मिल सकते हैं, केवल 2 ही लोगों से जीवन में गिफ्ट मिलेंगे, इसके अलावा तीसरा किसी से गिफ्ट मिलता ही नहीं है। एक आपको गिफ्ट मिल सकता है एम्प्लॉयर से और एक मिल सकता है अदर देन एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर से जो मिलेगा उसकी टैक्सेबिलिटी सैलरी हेड बताता है, जो वहां पढ़ाई थी मैंने आपको कि इन कैश मिलेगा तो पूरा पूरा टैक्सेबल, इन काइंड मिलेगा तो 5,000 की छूट थी, वहां पढ़ाई थी सैलरी हेड में, उसकी चर्चा यहां होगी नहीं। लेकिन जो अदर देन एम्प्लॉयर से आपको गिफ्ट मिला, चाहे पैसा मिला चाहे इन काइंड मिला, वो यहां टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, सब ये बताएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं। और सर कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? 56 सबसेक्शन 2। सर 1 क्यों नहीं पढ़ा रहे? अरे 1 में पढ़ाएं क्या? 1 तो पढ़ा दिया। सर कहां पढ़ाया? 1 में तो केवल इतना ही लिखा है कि वो सारी इनकम जो और किसी हेड की नहीं वो इसमें होंगी, तो उसमें कोई स्पेसिफाई तो गवर्नमेंट ने किया ही नहीं है ना। स्पेसिफाई कहां किया है गवर्नमेंट ने? 56 सबसेक्शन 2 में। और बहुत ध्यान से देखते हैं, द फॉलोइंग स्पेसिफिक इनकम are chargeable to income tax under the head income from other sources section 56 subsection 2। सबसे पहला आता हुआ डिविडेंड। हमेशा याद रखिएगा डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के में। और किसके हाथ में, किसको डिविडेंड मिल रहा है? शेयर होल्डर। आप लोग बहुत लकी लोग हो, आप लोग जैसे से आगे आ रहे हो लॉ के प्रोविजंस आसान होते जा रहे हैं। पहले इस डिविडेंड में बहुत झोलझाल हुआ करता था, इस डिविडेंड में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी कि मेरे को 1 टन पूरा लगता था डिविडेंड को समझाने में। कुछ डिविडेंड ऐसे होते थे जो कंपनी जब बांटती थी तो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होते थे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हुआ करता था, एक सेक्शन हुआ करता था इनकम टैक्स में, सेक्शन 115 ओ। और कुछ डिविडेंड ऐसे होते थे जो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होते थे। आज की तारीख में 115 ओ हट गया, यानी आज की तारीख में नेट निचोड़ क्या है, बड़ा आसान हो गया साहब, बहुत आसान हो गया। लॉ का प्रोविजन डिविडेंड को लेकर बड़ा आसान है। शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, सिंपल बात है। कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? शेयर होल्डर के हाथ। कौन से हेड में होगा? आईफॉल। हमेशा एक बात मेरी याद रखना जीवन भर, जब तक कोई अमेंडमेंट ना आ जाए, वैसे तो इतने सालों में नहीं आई, डिविडेंड की इनकम और किसी हेड में टैक्सेबल नहीं होती कभी भी। कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? हमेशा हमेशा आईफॉस के हेड में टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होती है डिविडेंड की इनकम। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? जो शेयर होल्डर है, जिसको डिविडेंड मिला साहब। ठीक है साहब, पढ़ के देखते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। सर कौन सी हेड में टैक्सेबल होती है? अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी डिविडेंड में एक मैं आपको इसी चैप्टर के लास्ट में एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, कुछ डीम डिविडेंड का, वो मैं पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इतना समझते हैं, डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है और आईफॉस में हेड में टैक्सेबल होता है। और सर कौन सी ऐसी इनकम है? दूसरा क्या लिखा है सर? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या होती है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी? ये मैं कभी आया आपके सामने? कभी ये वर्ड नहीं आया। चलिए अच्छा, कीमैन वर्ड ही नहीं आया पूरे कंपनी लॉ या कहीं पे भी नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझाता हूं। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है? सर की मतलब चाबी नहीं, चाबी से चलने वाला मैन नहीं 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 नहीं, कीमैन समझते हैं। देखिए है क्या, जैसे आप सब जानते हैं कंपनी के, थोड़े बहुत आप लोग जो जानकार हैं, छोटे में भी पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ा होगा कि कंपनी के सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शेयर होल्डर आ रहा है, जा रहा है, जीवित है कि मर गया। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये सब पढ़ा है ना आपने कंपनीज एंड आर्टिफिशियल, तो डेफिनेशन में कहाँ ही जाए, कहा ना। तो कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी जीवित रहेगी, शेयर होल्डर के जिंदा रहने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक बात समझते हैं बहुत ध्यान से। सपोज करिए साहब मुकेश अंबानी, भगवान की उम्र लंबी रखे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए उन्हीं को ले लेते हैं। अब साहब रिलायंस कंपनी है, अगर कल को खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो रिलायंस कंपनी तो चलती रहेगी, वो बंद नहीं होने वाली। मेजर शेयर होल्डर हैं उसके, लेकिन वो तो चलती रहेगी साहब। लेकिन क्या एक सेकंड के लिए सोच के देखो, क्या कंपनी की सेहत पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे वाकई कोई झटका नहीं लगेगा? भाई मेन बिजनेस माइंड उनका है, आइडियाज वहां से आ रहे हैं, अथॉरिटेटिव पावर उनकी है कि हाँ पूरी कंट्री में जियो लगा दो, हाँ इतना खर्चा कर दो, कंपनी चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा तो झटका कंपनी में लगेगा। अब कंपनी ऐसे में क्या करती है, ध्यान समझिए। कंपनी क्या करती है, कंपनी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है। अब कंपनी अपने नाम पे तो लेगी नहीं, कंपनी तो मरती नहीं है, मरता तो इंसान है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट पर्संस हैं, जो की मैन है, की मैन मींस जो इंपॉर्टेंट लोग हैं,
उनके लाइफ पे कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है। देखो एक वो पॉलिसी होगी लाइफ इंश्योरेंस जो मुकेश अंबानी साहब ने खुद के लिए ले रखी होगी, अपनी पर्सनल, कि कल को मुकेश अंबानी साहब मर गए तो उनके घर पे बीवी बच्चों का क्या होगा। इसमें एक बहुत बढ़िया मीम बना था भी कि अंबानी साहब के बच्चे केबीसी में गए और वो उनको खिला रहे थे अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति। वो आए थे ना उसमें कौन बनेगा करोड़पति में, मतलब किसको खिला रहे कौन बनेगा करोड़पति। समझिए, खैर तो साहब ये समझिएगा एक पर्सनल पॉलिसी हो सकता है उन्होंने ली हो कि कल को मर गए तो हमारे घर वालों का क्या होगा, उसकी बात हम कर ही नहीं रहे। आपको बात समझ में नहीं आती कभी, ये जोक था, वो कहा लेंगे पॉलिसी, अगर ले भी है तो ठीक है लेकिन वो पर्सनल है ना। एक वो पॉलिसी जो कंपनी ने लिए है उनके नाम पे, जिसका प्रीमियम कौन भर रही है, कंपनी भर रही, ताकि कल को अगर वो गुजर गए तो कंपनी को जितना सम एश्योर्ड है, जितना इंश्योरेंस है जितने का, उतना पैसा कंपनी को मिल जाएगा और कंपनी के जो नुकसान होंगे उसकी भरपाई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो जाएगी। अब सवाल आता है कि कल को जब भी कंपनी को वो पैसा मिलेगा, इधर उनके मरने पे या मैच्योरिटी पे, मान लो 20 साल की पॉलिसी थी, 20 साल में वो मरे ही नहीं तो हो सकता है मैच्योरिटी मिल जाए, जब भी कंपनी को पैसा मिलेगा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का। अब समझिएगा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब वो कंपनी के हाथ में, साहब जिसको मिल रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। या तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल करा ले, या तो कहां टैक्सेबल करा ले कंपनी, पीजीबीपी में, और नहीं तो फिर हम यहां पे टैक्सेबल करेंगे आईफॉस में, यानी या तो पीजीपी में या आईफॉस में। अब पढ़ के देखते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी पैसा मिल रहा है, चाहे वो आपको सम एश्योर्ड मिल रहा है या बोनस भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, जितना मिल रहा है पूरा टैक्सेबल होगा कंपनी के हाथ में। अमाउंट रिसीव्ड अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी इफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड आईफॉस। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा या तो पीजीपी में टैक्सेबल होगा, नहीं तो आईफॉस में टैक्सेबल होगा। किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, जिसको मिला है। यहां तक बात समझ में आई। और सर ऐसी कौन सी इनकम है जो आईफॉस में टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती हैं। अगला है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अब इस लॉटरीज में ही सब आ जाएगा, मतलब लॉटरी तो हेडिंग है, नीचे अगर आप पढ़ोगे तो लॉटरी हो, कोई क्रॉसवर्ड पजल हो, कोई रेस हो, कोई कार्ड गेम्स हो, या किसी भी तरीके का कोई गेम हो, जैसे भी मैंने केबीसी का एग्जांपल लिया, तो वो भी इनकम इसी हेड में टैक्सेबल होगी। और यही लिखा हुआ है, ये पढ़ के देखते हैं, एनी विनिंग्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है विनिंग्स, फ्रॉम लॉटरी। दैट मींस अगर आपकी जीत है तो आपकी जीत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी जीत है, लेकिन अगर आपकी हार है तो वो आप खुद पहनिए, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। लॉटरी की इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिससे कोई खर्चा भी माइनस नहीं होता। अभी आगे आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, इसी में आएगा, मतलब इसी पॉइंट में लिखा है। यानी केवल क्या टैक्सेबल हो रही है, विनिंग टैक्सेबल हो। जैसे आप केबीसी में गए, केबीसी में जाकर के आप जीत गए 1 लाख रुपए, लेकिन आप कह रहे हैं आने जाने में सर 20,000 का खर्चा भी तो हो गया, वो माइनस नहीं होता, पूरा 1 लाख टैक्सेबल होता है। और इसमें ना सबसे ज्यादा रेट है टैक्स का, ये स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल नहीं होता। जब आपको रेट ऑफ टैक्स पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि लॉटरी वगैरह पे, वहां लिखा भी है मैंने, 30% का टैक्स होता है। कितना? और प्लस सरचार्ज, अगर आपकी इनकम उस लेवल से ज्यादा है, 50 लाख या जो भी 1 करोड़ जिसके लिए जो था, और प्लस सेस तो है ही 4% का। पढ़ के देखते हैं, एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, मान लीजिए आप सड़क पे बैठ गए, आप पत्ते खेलते हैं, हम जुआ खेलते हैं, उसमें जीत गए तो भी यहां टैक्सेबल। एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी तरीके का कोई गेम या कोई गैम्बलिंग, बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। कहां टैक्सेबल होने वाला है? अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप गोवा में गए, कैसीनो में जाकर के जीत गए, कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के। यहां रेसेस कौन सी लिखी है? मान लीजिए आप कुत्ते दौड़ाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक बताएं आपको, बहुत पहले एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत साल पहले आया था, तो आई आदत है अंदर से देखते रहता हूं क्या कहां पूछते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहीं का उठा के कहीं कोई ना कोई पूछता रहता है। सवाल आता है क्या ये यहां टैक्सेबल होगा? यस और नो? होगा, क्योंकि केवल हॉर्स रेस थोड़ी ना लिखी, लिखा है क्या है? रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस। तो अगर आप कुत्ते दौड़ाएं, बिल्लियां दौड़ाएं, जो दौड़ा रहे हैं वो दौड़ाएं, वो यहां टैक्सेबल होने वाला है। तो किसी भी तरीके का कोई गेम हो, कोई रेस हो, टैक्सेबल होगी। और सर पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, कोई खर्चा अलाउ नहीं होने वाला। इंटायर इनकम ऑफ विनिंग्स
विदाउट एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U का कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, बिना कोई डिडक्शन के, बिना कोई एक्सपेंडिचर के पूरी की पूरी विनिंग टैक्सेबल होने वाली है। लेकिन 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 केवल एक ऐसा है जिससे जो खर्चा आपका एक्चुअल होगा वो माइनस हो जाएगा, और वो है अगर आप ओइंग एंड मेंटेनिंग करते हैं रेस हॉर्सेस की। यानी क्या लिखा है, हाउएवर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द, नेक्स्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा, रिलेटिंग टू द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, वो अलाउएबल है, यानी वो खर्चा अलाउड है। तो सर किससे अलाउड है, केवल ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। सर इसका मतलब क्या, ओइंग एंड मेंटेनिंग, वो लोग जो रेस हॉर्सेस ओन करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं और फिर इस तरीके की दौड़ में दौड़वाते हैं और लोग उस पर पैसा लगाते हैं, उन लोगों के लिए खर्चा अलाउड है। और रेस हॉर्सेस पे अलाउड है, अगेन डॉग्स पे अलाउड है क्या, नहीं, किसी पे नहीं अलाउड है। तो ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस पे अगर एक्चुअल खर्चा कोई आपका हुआ है तो वो माइनस है। बाकी आप लॉटरी से जीते या किसी और आप रेस से जीते या कोई गेम से जीते हैं, किसी से कुछ भी जीते हैं, कोई खर्चा माइनस नहीं होने वाला। और ऐसी इनकम आपकी स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती है। फ्लैट टैक्स रेट है 30% प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड प्लस सेस। तो आपको बताइए हर जगह दहेज में जहां टैक्स लगेगा वहां दहेज में सेस तो लगता ही लगता है साथ में। इतनी बात आपके दिमाग तक चली गई। कितना भी जीते आप, 100 रुपए जीते 100 रुपए टैक्सेबल। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कह रही है देखो खुशियां बांटने से भरती हैं, तो आपकी खुशी में उनकी खुशी, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से जीतते हैं, गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगने के लिए बिल्कुल बेताब बैठी हुई है। अगला पॉइंट आते हैं, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछते रहना, साथ साथ में कोई टेंशन की बात नहीं, पूछ लेना। किसी भी तरीके से आप कुछ भी करते हो, अपने गेम मजे के लिए कर रहे हो, कमाने के लिए कर रहे हो, अब आपकी इंटेंशन तो क्या ही पता ना गवर्नमेंट को, किसी भी तरह कमा लिया तो हमको टैक्स दे दो, ठीक है। और कोई डाउट किसी का नहीं। सर अगला और क्या टैक्सेबल होगा, अगला बड़ा मजेदार पॉइंट है भाई साहब, क्या है सर, लिखा है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड। सर ये क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूं, पहले तो ये क्यों लाना पड़ा गवर्नमेंट को उसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए होता क्या है, पीएफ वगैरह का नाम सुना है, पीएफ वगैरह प्रोविडेंट फंड। अब उसमें क्या होता है आमतौर पे कि इंप्लॉयर क्या करता है, थोड़ा पैसा इंप्लॉय की सैलरी से काटता है। मान लो आपकी सैलरी है 20,000, आपकी सैलरी से लेट से 3,000 उससे काटा और 3,000 अपनी तरफ से एक प्रोविडेंट फंड के खाते में कहीं जमा करता है, इंप्लॉय के लिए, इंप्लॉय के बेनिफिट के लिए कहीं पे पीएफ में जमा करता है, ताकि कल को जब आप रिटायर हो या जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आपका कहीं पे धनराशि जुड़ रही हो। सुना है ना सबने पीएफ की, आज पहली बार मेरे मुंह से सुना, इतना सुना हुआ। तो उसमें आमतौर पे अच्छा खासा फंड, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा फंड एक्यूमुलेट हो जाता है। अच्छा एक डेटा गवर्नमेंट ने दिया था बहुत पहले, एक मिनिस्ट्री ने 4-5 साल पहले एक डेटा रिलीज किया था, जिसमें उसने कहा था कि आज की तारीख में लाखों करोड़ों रुपए पीएफ में पड़े अनक्लेम्ड, लोगों ने क्लेम ही नहीं किए। जैसे आपने मान लीजिए कहीं जॉब करी, ठीक है ना, आपकी जॉब लग गई, सीएस बन गया, मान लीजिए आपकी जॉब लग गई एमएनसी में, आपने साल 2 साल जॉब करी, आपका मन नहीं हुआ, आपने छोड़ दी, आपने कहा यार ये सब हम किसी की नौकरी नहीं कर सकते। अब कह रहे बहुत से लोग साहब ये दिमाग ही नहीं लगाते कि उनका जो सैलरी मिल रही थी इन हैंड वो पीएफ कट के मिल रही थी, और बाद में क्लेम ही नहीं किया, क्लेम नहीं किया तो अनक्लेम पड़ा हुआ है सरकार के पास पैसा। तो इसलिए मैंने जानबूझ के आपको ये बात इसलिए बताई, कभी आप कहीं करना तो देख लेना अगर पीएफ कटता है कि नहीं कटता, और कटता है तो कितना बनता जा रहा है, वो भी आप ही का पैसा है, ठीक है। वापिस इसमें आते हैं। तो साहब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना, हुआ क्या, पास्ट में क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉयर्स ने क्या किया, एम्प्लॉय को सैलरी दी और उनका पीएफ का पैसा काटा। क्यों काटा पीएफ का पैसा, जमा कराने के लिए, मैंडेटरी लॉ की रिक्वायरमेंट थी, पीएफ का पैसा काटा आगे जमा कराने के लिए। लेकिन उसमें से कुछ एम्प्लॉयर ने किया क्या, पीएफ का पैसा काट तो लिया लेकिन जमा नहीं कराया। एम्प्लॉय का, जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बन जाता हूं, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपको सैलरी दी 20,000, 3,000 आपका पीएफ का पैसा काट लिया, आपको 17 दिया, तो कायदे से मेरे को वो 3,000 आपका जो पैसा मैंने काटा है वो क्या करना चाहिए, अपनी जेब में रखना चाहिए, जमा कराना चाहिए ना, जो भी ड्यू डेट है पीएफ में उसमें जमा कराना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने, बेईमान लोगों ने, काट तो लिया जमा नहीं कराया। आप समझ रहे हैं बात को। जब गवर्नमेंट ने ऐसा देखा तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में एक अमेंडमेंट लाई जो आपके सामने है, जिसमें उसने कहा क्या, वो पहले सुन लो नहीं तो ये आएगा नहीं समझ। जिसमें उसने कहा कि साहब कोई भी एम्प्लॉयर जब भी एम्प्लॉय की सैलरी से किसी भी फंड के लिए कोई पैसा काटता है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो ईएसआई का पैसा हो, किसी भी चीज के लिए आप स्टाफ का, आप एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं,
तो पहले तो हम साहब उसको आपकी इनकम मान लेंगे। किसकी इनकम मान लेंगे? एम्प्लॉयर की। या तो आप पीजीबीपी कैड में टैक्सेबल करा लो या आईफॉस कैड में टैक्सेबल करा लो, पहले तो हम आपकी इनकम मान लेंगे। और फिर अगर आपने उसको ड्यू डेट तक जमा करा दिया, पीएफ की जो ड्यू डेट होती है, ईएसआई की किसी में होती है अगले महीने की 20 तारीख, किसी में 10 तारीख, उस एक्ट की ड्यू डेट तक जमा करा दिया तो हम माइनस भी कर देंगे, खर्चा भी अलाउ कर देंगे। यानी इन शॉर्ट जेन्युइन इंप्लॉयर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जेन्युइन इंप्लॉयर मींस कि हमने आपका पैसा काटा 3000 और हमने टाइम पे जमा करा दिया 3000 जहां जमा कराना था उस खाते में। तो हमने जब 3000 काटा वो मेरी इनकम, लेकिन जमा करा दिया तो डिडक्शन भी मिल जाएगी, तो नेट इनकम मेरी कितनी बनी? 0। तो फर्क किसकी सेहत पे पड़ेगा? जिसने काट तो लिया लेकिन जमा नहीं कराया। तो काट तो लिया और जमा नहीं कराया, इनकम टैक्स में वो आपकी इनकम तो बन गया, डिडक्शन नहीं मिल पाई। इतनी बात समझ गए? इसमें एक और लोचा है जो बहुत से लोग नहीं समझते। लॉ मेकर ने यहां पे लिख रखा है कि अगर आप उस फंड की ड्यू डेट तक जमा करा देंगे तो ही हम डिडक्शन देंगे। हमने कहा मतलब कह रहा मान लीजिए आपने पीएफ का पैसा काटा जो आपको जमा कराना था लेट से अगले महीने की 20 तारीख तक, हमने गलती से 20 मिस हो गई, 21 जमा करा दिया। हम जेन्युइन थे लेकिन 20 को मान लीजिए कुछ था नहीं, दिमाग रहा, हमने 21 जमा कराया, डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो काटा वो टैक्सेबल तो हो रहा है, डिडक्शन क्यों नहीं मिल रही है? ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया। आप समझ रहे हैं? अब आपके दिमाग में आएगा फिर नहीं जमा कराओ। नहीं जमा कराओगे तो जो लेबर लॉ है, लेबर डिपार्टमेंट, पीएफ वगैरह, वो उल्टा लटका के वैसे ही आपको मारेगा, वो वैसे ही परेशान करेगा। जमा तो वैसे भी कराना पड़ेगा, आप उनका पैसा तो वैसे भी नहीं हड़प सकते। और इनकम टैक्स में अलग, उस पर मान लीजिए अभी तो आपको 3000 जो बोल रहे हैं बड़ी छोटी रकम दिख रही है। एक सोचो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हजारों लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, पीएफ का हर महीने का पैसा जो वो काट रहा है, लेट से 1 करोड़ काट रहा है, एक दिन डिले हो गया जमा कराने में 1 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा, मर जाएगी कंपनी, 30% टैक्स देगी, उस पर सरचार्ज देगी, सेस देगी। आप समझ रहे हैं बात को? हम लोग जब टैक्स ऑडिट करते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि आपने साहब जमा कब कराया, ड्यू डेट तक जमा कराया कि नहीं कराया। नहीं जमा कराया तो इनकम में जुड़ेगा और डिडक्शन नहीं मिलेगी, और जमा करा दिया तो डिडक्शन भी मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो दैट मींस जब भी कभी आप किसी भी इंप्लॉय का पीएफ, ईएसआई या किसी भी इस तरीके का फंड का पैसा काट रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन इंप्लॉय से ले रहे हैं, तो भले ही आप अपनी शादी एक दिन डिले कर लीजिए लेकिन वो पैसा टाइमली जमा हो जाना चाहिए। पढ़ के देख लेते, अब आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड, कौन सी इनकम की बात करते हुए? इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज एक्स 10 रिलेटिंग टू सर्टेन कंट्रीब्यूशन या एनी प्रोविडेंट टू एनी प्रोविडेंट फंड या कोई सुपर इन्वेस्टमेंट फंड या एनी फंड, कोई भी फंड जो सेटअप किया अंडर द प्रोविजन ऑफ ईएसआई या एनी अदर फंड, यानी किसी भी तरीके का फंड, भाई पीएफ हो, सुपर इन्वेस्टमेंट फंड से बोलो, ईएसआई के लिए फंड हो या कोई भी और फंड हो, किसके लिए मेंटेन हो रहा है? फॉर द वेलफेयर ऑफ अंडरलाइन करिए, हाँ एम्प्लॉय के लिए। तो कह रहा है इनकम जो आपको मिली, क्यों? क्योंकि आप कोई फंड मेंटेन कर रहे थे एम्प्लॉय के लिए। किसको मिली? रिसीव्ड बाय द एसएससी। एसएससी कौन है इसमें? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को मिली फ्रॉम हिज एम्प्लॉय इन हिज कैपेसिटी। उसने उससे पैसा क्यों लिया? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से पैसा क्यों लिया? एज एन एम्प्लॉयर लिया ताकि आगे जमा कराए। कह रहा है ऐसे में विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स। हम आपकी इनकम मान लेंगे, एम्प्लॉयर की इनकम मान लेंगे। सर कहां पे टैक्सेबल करेंगे? या तो आईफॉस में करा लो या पीजीपी में। will be chargeable to tax under the head income from other sources if such income is not chargeable under PGP। यानी या तो PGP में टैक्सेबल करा लीजिए या आईफॉस में। लेकिन सर अगर टाइम पे जमा कर दिया तो क्या होगा? अगर टाइम पे आपने जमा कर दिया तो हम उसकी डिडक्शन भी आपको दे देंगे, खर्चे के तौर पे भी उसको आपको अलाउ कर देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। बट इफ द एम्प्लॉयर डिपॉजिट सच अमाउंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट जो एप्लीकेबल है उस कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी कौन सी ड्यू डेट? जो इनकम टैक्स में प्रिस्क्राइब्ड है, इनकम टैक्स वाली कोई ड्यू डेट नहीं। उस फंड की ईएसआई, तो ईएसआई में क्या ड्यू डेट लिखी है? प्रोविडेंट फंड एक्ट में क्या ड्यू डेट लिखी है? वहां तक अगर आपने जमा करा दिया तो आपको डिडक्शन भी मिल जाएगी। और सर अगर वहां पे जमा नहीं कराया ड्यू डेट तक, बाद में जमा कराया तो डिडक्शन नहीं मिलने वाली उस पैसे की, भैया टैक्सेबल तो हो गया। तो कभी भी डिले ना करो, नहीं तो फिर उस बार का जुड़ तो जाएगा और डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डाउट है आपके पास? नहीं? किसी के पास कोई डाउट है? नहीं? क्लियर हो गया ये पॉइंट? यानी अल्टीमेटली जेन्युइन जो है उसके लिए इस पॉइंट से कोई टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आ रही। भूल तो नहीं जाओगे? याद रखोगे इस पॉइंट को? ठीक है, ओके। हाँ
नहीं, आपको आपने उससे पैसा काटा तो है ही, देखो लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो पीएफ वगैरह जो है वो जिसके ऊपर एप्लीकेबल हो तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको उसका पैसा काटा है, जमा भी कराना ही पड़ेगा, आप उसका पैसा हड़प नहीं सकते, पहले तो ये समझिए। गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है, इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका पैसा हड़प जाएंगे। हमने उसके नाम का सैलरी का पैसा पीएफ का काटा, ऐसा थोड़ी ना कि हम जमा ही नहीं करेंगे, जमा तो हमें कराना पड़ेगा। पीएफ डिपार्टमेंट भी तो देख रहा है इस बार का पैसा नहीं आया, वो भी तो रिकवरी करेगा वेट करके, तो जमा तो वैसे भी कराना पड़ेगा, लेकिन ड्यू डेट के बाद जमा कराया तो आप अल्टीमेटली उसमें इनकम टैक्स का नुकसान कर बैठे। क्यों? क्योंकि वो इनकम में आपकी जुड़ गया और उस पर टैक्स देना पड़ गया। हाँ, मतलब इन दोनों में कहीं भी आप टैक्सेबल करा सकते हैं, पीजीबीपी या आईफॉज में। हाँ हाँ, चॉइस आपकी, दोनों में कहीं भी किसी भी हेड में टैक्सेबल करा लीजिए। हाँ, नहीं, इंप्लॉय को जब मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सैलरी हेड में हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, है ना? तो एम्प्लॉय को तो जब मिलेगा तो सैलरी रेट की बात है, वो वहां पढ़ चुके हैं सब कुछ, सारा ट्रीटमेंट। हम तो आज पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयर के नजरिए से क्या होने वाला है। नहीं नहीं, आपको एग्जाम में अगर मान लो एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन दिए, आईफॉस भी पीजीपी भी, तो आईफॉस में टिक लगा देना, ठीक है? आप टेंशन ना लो, आप किसी में भी लगा देना, आईफॉस में लगा देना अगर दोनों दिए, ऐसा दिया नहीं होगा, ठीक है? ओके सर, और सर क्या टैक्सेबल होने वाला है यहाँ पे? आपने कहीं पे कोई एफडी वेफडी करा दी, उस पे ब्याज मिला, या किसी कंपनी को कोई डिबेंचर खरीद लिया, उस पे ब्याज मिला, या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, सिक्योरिटी खरीद ली, उस पे ब्याज मिला, ये सब ब्याज आपके हाथ में कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगा। पढ़ के देखते हैं, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इफ द इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, या तो पीजीपी में टैक्सेबल करा लो, अगर मेन काम ही आपका यही है कि आपके पास कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो पीजीपी में करा लो, नहीं तो यहां करा लो। आमतौर पे ज्यादातर लोग आईफॉस में ही टैक्सेबल कराते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ब्याज वगैरह का पैसा। सर एफ क्या पॉइंट है? एफ रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी फर्नीचर एसेट। मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है, आपने उसको क्या किया? किराए पे उठा दिया। क्या कर दिया? किराए पे। अब किराए पे उठाया, मशीन है, फर्नीचर है, तो पहले तो क्या आईएफएचपी अट्रैक्ट हो रहा है? क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड अट्रैक्ट हो रहा है? नहीं अट्रैक्ट हो रहा है। वो क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है? जाहिर सी बात है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए अट्रैक्ट है, मशीन वगैरह फर्नीचर किराए पे उठा दिया तो अट्रैक्ट नहीं है। अब इस पे अगर आपका काम ही यही है, बात सुनिएगा, मशीन वगैरह फर्नीचर वगैरह किराए पे उठाने का काम ही है आपका, तो आपके लिए टैक्सेबल होगा पीजीपी। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और अगर काम नहीं है, ये कभी कदा किराए पे उठाते हैं, तो आईफॉज में, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आप कोई पेपर में गए कैलकुलेटर लेके, आपने पेपर देखा, कुछ आता नहीं है, बगल वाला कैलकुलेटर नहीं लाया था, आपने उसको 50 रुपए किराए पे दे दिया कि ठीक है किराया, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? आईफॉस में टैक्सेबल होगा। अच्छा, जैसे कई बार क्या होता है, घर में कोई फंक्शन है, तो घर में नहीं, फंक्शन के लिए टेंट हाउस वगैरह से, हाँ, वो टेंट का सामान आ जाता है, वो टेंट वाले ने एक तरीके से किराए पे तो दिए, वो गद्दे, वो बड़े बड़े भगोने और जो जो आप लेकर के आते हैं, जो भी टेंट वाले के लिए वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? उसका मेन काम है, इसलिए पीजीपी में टैक्सेबल होगी। क्लियर हो गया आपको? पढ़ के देखते हैं, रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा, इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट फर्नीचर बिलोंगिंग टू द एसएससी, और आपने किराए पे उठा दिया है, लेट ऑन हायर, इफ इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर पीजीपी, अगर पीजीपी में टैक्सेबल नहीं है तो फिर यहां टैक्सेबल होगी। तो इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर रिकरिंग नेचर का मेन काम ही है तो पीजीपी में टैक्सेबल होगा, नहीं तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। जो एम्प्लॉयर खुद कंट्रीब्यूशन करता है, क्या वो भी पहले उसकी इनकम मानेंगे? नहीं नहीं, पहले उसकी इनकम वो नहीं मानेंगे प्रतीक्षा जी, हम केवल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसका तो इसको खर्चा अलाउ होगा, तो खर्चा तब अलाउ होगा जब वाकई कंट्रीब्यूशन करेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था पॉइंट नंबर डी में, वो केवल एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग ने पढ़ा। एम्प्लॉयर जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको उसकी इनकम थोड़ा ना मान रहे हैं, वो तो जब कंट्रीब्यूशन कर देगा तो खर्चा अलाउ हो जाएगा। बात है कि एम्प्लॉय का पैसा तुम हड़प के बैठ गए हो, ठीक है? ओके सर, अब क्या आता है? जी पॉइंट। जी पॉइंट सर कुछ सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना। कंपोजिट रेंट पढ़ा था हम लोगों ने, जहां पे दो चीजें थी, या तो सेग्रीगेशन पॉसिबल होगा या सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां कौन सा लिखा है? पॉसिबल नहीं है। तो ये फिर हमने कहां लिखा कि जब सेग्रीगेशन पॉसिबल होगा तो कहां लिखा है? वो ऑलरेडी आपने एफ पॉइंट में पढ़ लिया है। अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल है
तो जो बिल्डिंग का रेंट है वो यहाँ लिखना नहीं है, वो तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और जो मशीन का या फर्नीचर का रेंट है वो पीजीपी में, आईफॉस में, तो वो तो एफ में वैसे भी कवर्ड हो गया। चाहे केवल मशीन उठाई हो चाहे बिल्डिंग के साथ उठाई हो, केवल मशीन उठाएंगे तो पीजीपी आईफॉस, मशीन के साथ बिल्डिंग के साथ उठाइए और सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो भी मशीन का रेंट तो पीजीपी आईफॉस में ही होगा ना, फैसिलिटी का रेंट। और अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है तो पूरा का पूरा रेंट या तो पीजीपी में टैक्सेबल होता है या आईफॉस में, कुछ भी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गेट में टैक्सेबल नहीं होता। ये आपने वहां भी पढ़ा था और यहां पे भी लिखा हुआ है, ये पढ़ के देखते हैं। कंपोजिट रेंट और कौन सा सर, इफ सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज क्या मतलब, आपने बिल्डिंग को हायर पे दिया, किराए पे उठाया along with furniture या मशीनरी, where an SSE lets on hire machinery, plant or furniture belonging to him and also building, the letting of the building is inseparable, अलग अलग नहीं कर सकते from the letting of the said machinery, plant या furniture। तो इनकम जो उस लेटिंग की होगी वो पूरी की पूरी आपकी या तो पीजीपी में टैक्सेबल करा लो, और इफ नॉट चार्जेबल अंडर पीजीपी, अगर पीजीपी में नहीं करा रहे हो तो कहां करा लो, आईफॉस में करा लो। कुछ भी हाउस प्रॉपर्टी गेट में टैक्सेबल नहीं होने वाला। यहां तक कोई बात कोई डाउट नहीं? अगला पॉइंट एच। पहले ना मैं आपको एच समझाता हूं कि ये लाया क्यों गया था। हिस्ट्री समझते हैं क्योंकि हिस्ट्री तो आपको कहीं मिलेगी नहीं इसकी। एच पॉइंट लाया क्यों गया, तब आपको ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। एच पॉइंट का लॉजिक समझते हैं पहले, तो ये लाया क्यों गया था। देखिए, मान लीजिए एक व्यापारी है मिस्टर एक्स, उनकी एक कंपनी है लेट्स से एक्स प्राइवेट लिमिटेड, और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। मिस्टर एक्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, और मशीन्स लगाना चाहते हैं, और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मिस्टर एक्स के पास जो मालिक हैं अल्टीमेटली पैसा बहुत है, लेकिन जितना पैसा है वो 2 नंबर का है। अब उनको एक मशीन खरीदनी है, उसमें 50 करोड़ की जरूरत है। 50 करोड़ उनके पास है, लेकिन वो 2 नंबर के। 2 नंबर का मतलब ब्लैक मनी, मतलब काले नोट है, गांधी जी काले उसमें नहीं, गलत काम से नहीं। ब्लैक मनी हम लोग किसको बोलते हैं, जिसपे आपने टैक्स नहीं पे किया, उसको ब्लैक मनी। तो साहब अब वो पैसा तो वो कंपनी में लगा नहीं सकते, क्योंकि वो पैसा लगाएंगे तो डायरेक्टली पूछा जाएगा ये आया कहां से, सोर्स क्या है, आप सोर्स बता नहीं पाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो मिस्टर एक्स के दिमाग में एक तरकीब आई। तरकीब क्या आई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गांव देहात के लोग पकड़े। ध्यान से समझते जाना, पूरी मोडस ऑपरेंडी आपको समझ में आएगी, लोग क्या करते थे जिसकी वजह से इनको ये लाना पड़ा था। इन्होंने गांव देहात के लोग पकड़े मिस्टर एक्स ने, और क्या किया, उन गांव देहात के लोगों का बैंक में खुलवा दिया खाता। क्या करवा दिया, बैंक में खाता खुलवा दिया। और उसमें मिस्टर एक्स ने खुद सबके अकाउंट में मान लो 10-10 हजार रुपए कैश जमा कर दिए। अब कैश मिस्टर एक्स ने जमा किए तो मिस्टर एक्स को पता है ना, लेकिन ये दिक्कत थोड़ी ना कि आपके खाते में किसने जमा किया, तो ये माना जाएगा ना कि आपने जमा किया। जैसे मान लीजिए मेरे खाते में कैश जमा होगा तो आपका चेहरा थोड़ी ना दिखता है, कैश जमा है तो मेरे से पूछा जाएगा कैश कहां से आया, तो सबके खाते में मान लो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 1-1 लाख जो भी है जमा कर दिया। और जैसे मान लीजिए जो भी आपका लोग थे गांव देहात के, उनके खाते में पैसा जमा किया और उनको दिखा दिया कि हमने इनको शेयर इशू करे। हमने क्या करें, इनको शेयर इशू करे, उनको हमने शेयर इशू करे, और बदले में उनसे चेक ले ली कंपनी के नाम पे, अकाउंट पे चेक ले ली एक्स लिमिटेड के नाम पे, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए, पैन कार्ड वगैरह सारी चीजें, पूरी व्यवस्था करा दी उसकी। और ये गांव देहात के लोग ऐसा काम करेंगे क्यों, उनको 100, 200, 500 दे दिए, उनका अपना रात का इंतजाम हो गया। भाई जो इंसान मर रहा है, आप समझिए गरीबी हमारे देश में बहुत है, जहां आप देख लीजिए वहीं गरीबी है। जो इंसान मर रहा है उसको 100, 200, 500 मिल जाए, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो जहां आप कहोगे वहां अंगूठा लगा देगा। जिसके पास होने के लिए कुछ नहीं है वो जो करना है कर लो। तो भाई हुआ क्या, उनके नाम पे शेयर्स दिखा दिए कि लॉट करे। कल को केस स्क्रूटनी में लगा, एक्स लिमिटेड का केस मान लो स्क्रूटनी में लगा, ये उन्हें पूछा असेसिंग ऑफिसर ने कि ये शेयर होल्डर कौन है, पैसा कहां से आया इनके पास, इनको हमारे सामने प्रेजेंट करिए, इनको हमारे सामने प्रेजेंट करिए। भाई एक्स लिमिटेड ने कहा भाई शेयर होल्डर है, बकरी का बच्चा तो है नहीं कि दौड़े और पकड़ लिया, हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं।
हमारे एम्प्लॉय थोड़ी ना है, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। अगर आपको करना है तो आप उसको सम्मान करिए, उसने तो हमको दिया, ये देखिए पूरी केवाईसी अपडेटेड है उसकी, आधार पैन जो चाहिए वो ले लीजिए आज की तारीख में। हमको पैसा मिला, हमने उसको शेयर दिया, आपसे क्या लेना देना। अब उसके पास पैसा कहां से आया, हाउ एम आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल उस चीज के लिए, आप उसे समझिए। तो कई केसेस में ऐसा भी हुआ कि एओ ने सम्मन किया भी, अपने आंख का बंदा भी भेजा वहां पे। सम्मन समझते हैं, हाँ बिल्कुल सही, चलो बुलावा आया है, जैसे माता ने बुलाया, वहां पिता ने बुलाया, जिसने बुलाया, ठीक है। हाँ, तो सम्मन भेजा। कई केसेस में ऐसा भी हुआ कि जहां सम्मन भेजा वो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया, मैंने तो कहा गांव देहात के लोग पकड़े, कुछ तो ऐसा करते थे कि वो लोग ही नहीं है, वो फर्जी फेक पैन कार्ड बन गया उनका। आप समझिए, उस समय आधार तो इतना था नहीं ना साहब, पैन कार्ड बन गया भाई। एड्रेस प्रूफ कुछ ना कुछ एक सरकारी डिपार्टमेंट से बनवा लिया, कितना आसान है बनवाना, बहुत आसान है आज की तारीख में। आधार वगैरह के थोड़ा टफ हो गया, लेकिन पहले समझिए। एओ ने पूछा यार ये तो सम्मन हुआ, वहां से तो वापस आ गई चिट्ठी, वो एड्रेस ही नॉट फाउंड है। कंपनी कह रही हमसे क्या लेना देना, हमारे पास तो केवाईसी है, हम थोड़ी ना ये रिस्पॉन्सिबल है कि हम देखें कि वो वाकई एड्रेस सही था कि नहीं। सरकारी डॉक्यूमेंट ये देखो ना, राशन कार्ड तुम्हारे यहाँ का इशूड है ना, इसमें एड्रेस क्या लिखा है, पैन कार्ड तुम्हारे यहाँ का है ना, तो तुम्हारे यहाँ से कैसे हो गया इशू। बैंक का खाता खुला है, बैंक के खाते वाले ने चेक नहीं किया। अल्टीमेटली पता सबको था कि वो पैसा 2 नंबर का रूट होकर के वहीं जा रहा है, यानी पता है कि मिस्टर एक्स का ही पैसा है। पर सवाल आता है ये प्रूफ कैसे करें। अब एओ क्या करता था, ध्यान से सुनिए, एसएससी का ऑफिसर क्या करता था, एओ उस पैसे को ऐड कर देता था, इनकम मान के एडिशन डाल देता था। पहले ये क्लॉज नहीं था, लेकिन वो कहता था साहब तुम प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो, तुम कुछ भी बोलते रहो, हमें तो समझ में आ गया तुम्हारा 2 नंबर का पैसा है, तुमने अपना ही पैसा ब्लैक मनी को रीरूट करके कंपनी में लाया, एडिशन कर देता था। अच्छा, क्लाइंट भी समझदार हो गया था, कहता कर दो एडिशन जो करना है। वो एडिशन करता था, उसके बाद वो सीआईटी अपील में जाता था, पैसा खिला करके छुड़वा लेता था। आपको मैं बिल्कुल जो तरीका चलता था वो समझा रहा हूं, वो नहीं छोड़ेगा, आईटीएटी छोड़ेगा। अपील समझते हैं, कमिश्नर सीआईटी अपील होता है, ईओ का ऑर्डर के खिलाफ अगर आप संतुष्ट नहीं तो सीआईटी अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में जा सकते हैं, उसके ऑर्डर के खिलाफ संतुष्ट नहीं तो आईटीएटी में जा सकते हैं, उससे संतुष्ट नहीं तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उससे संतुष्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। तो वो एक तरीका बन गया था, उनको पता है कि वो। अच्छा, कई केसेस में तो मैं आपको बताऊं, असेसमेंट करवाते समय ईओ हम लोग से खुद ही कहता था, अरे यार ये ना ऐड कर रहे हैं, छुड़वा लेना सीआईटी बिल में, क्योंकि अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर पंगा है। उसको भी पता है, सारे बिल्कुल सेट तरीका चल रहा था। यानी कुल मिलाकर अल्टीमेटली चूना किसका लग रहा है, गवर्नमेंट का, टैक्स नहीं मिलाना। आप समझ रहे हैं। जब ऐसा होने लगा तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो हद हो गई है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये पॉइंट लाई जिसमें उसने कहा क्या, वो भी सुन लो। गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी, कौन सी कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी। सर क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है, हमारे इनकम टैक्स में 2 तरीके की कंपनी होती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, एक वाइडली हेल्ड कंपनी होती है। क्लोजली हेल्ड कंपनी और वाइडली, वैसे तो इनकम टैक्स में पूरा उसकी डेफिनेशन है कि ये कंपनी वाइडली हेल्ड मानी जाएंगी। क्लोजली हेल्ड वो होती है जो वाइडली हेल्ड नहीं होती, वाइडली हेल्ड की डेफिनेशन की ये वाइडली हेल्ड मानी जाएंगी। लेकिन अभी के लिए आप इतना केवल समझ लो कि हर वो कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है वो क्लोजली हेल्ड है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। और हर वो कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड है लेकिन लिस्टेड नहीं है, वो भी क्लोजली हेल्ड है हमारे लिए। हमारा क्लोजली हेल्ड थोड़ा बड़ा है, केवल प्राइवेट नहीं आता उसमें, प्राइवेट तो आता ही आता है। और हर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है वो भी हमारे लिए क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो इन्होंने क्लॉज डाला कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने किसी रेसिडेंट शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर वो भी कौन, जो इंडिया का रेसिडेंट, अगर उसको शेयर इश्यू करती है प्रीमियम पे, किस पे, पहले के लोग करते क्या थे, अब इसमें और चलो आपको बताएं, जैसे हमको 10,000 रुपए उससे लेने हैं, अब हम नंबर ऑफ शेयर बहुत ज्यादा इशू नहीं दिखाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इशू दिखा देंगे तो मेरी शेयर होल्डिंग गिर जाएगी। भाई मालिकाना हक तो हमें अपने पास रखना है ना, 50%, 1% या उससे ज्यादा। तो अगर हमने ज्यादा शेयर होल्डिंग दिखा दी तो मालिकाना हक उसके पास दिख जाएगा। तो लेट्स से हमने एक शेयर इशू कर दिया 10,000 रुपए का, 10 रुपए का शेयर 10,000 रुपए, कंपनी कहीं मना नहीं करता है, वो तो कहता है प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं, आज भी मना नहीं करता है। प्रीमियम पे, प्रीमियम सुना है ना आपने कभी वर्ड, कितना प्रीमियम होगा इस पे कंपनी चेक ने आज भी नहीं लिखा, 2013 में भी नहीं लिखा है कि इतना प्रीमियम हो सकता है। तो आपकी मर्जी है, आप हम इशू कर रहे हैं, खरीदार तैयार है, तो 10 रुपए का शेयर हमने 10,000 रुपए पे इशू किया, 9,990 रुपए का प्रीमियम, किसी को क्या दिक्कत है, देने वाला तैयार, हम बेचने वाले तैयार। इनकम टैक्स में क्या लिखा, इनकम टैक्स में लिखा कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर शेयर इशू करती है किसी रेसिडेंट को जो कि प्रीमियम पे करती है, किस पे करती है,
और उसका जो इश्यू प्राइस है वो उस कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? फेयर मार्केट वैल्यू। भाई हर कंपनी की एक फेयर मार्केट वैल्यू होगी कि तुम्हारी वर्थ है कितने की। अगर तुम्हारा इश्यू प्राइस तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना हम तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल कर देंगे, तुम्हारे मतलब कंपनी के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। दैट मींस जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से अगर इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लो एक लिखना कॉपी में बोल रहा हूं, आप लिखना जरा कॉपी में या बुक में कहीं पे भी जहां पे आपके जगह हो, छोटा सा लिखना। मान लो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, लिखो क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी issued, closely held company issued 500 shares, closely held company issued 500 shares to resident shareholder, TO2, resident shareholder at a price of 90 per share, at a price of 90 per share, whose कॉमा लगा के लिखना, whose face value is rupees 10, whose face value is rupees 10 and fair market value is rupees 40, is rupees 40, 40. Determine, full stop, determine the amount taxable in the hands of company as per, in the hands of company as per section 56 subsection 2 clause 7b। सेक्शन वही लिखना जो उस पे लिखा हुआ है, एच पॉइंट में देख के लिखना सेक्शन क्या लिखा है, कैसे लिखा है हमने। 56 फिर ब्रैकेट में 2 और फिर वो 7b जो है वो रोमन नंबर्स में है, उसी में लिखना। अब मैं आपको इसका आंसर भी मैं ही समझाता हूं। हमें सबसे पहले कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि ये सेक्शन अट्रैक्ट भी हो रहा है कि नहीं, जिसके लिए पहली बात, क्या क्लोजली हेल्ड कंपनी है? हाँ जी। दूसरी, क्या जिसको इसने इशू किया वो रेसिडेंट है? हाँ जी। तीसरी बात, क्या इशू किया है प्रीमियम पे? प्रीमियम कैसे देखते हैं? फेस वैल्यू से ज्यादा। चौथी बात, क्या इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है? वो भी है। चार बातें मैंने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, चार बातें। पहली बात क्लोजली हेल्ड कंपनी, दूसरी बात रेसिडेंट को इशू किया, तीसरी बात प्रीमियम पे इशू किया और चौथी बात इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है। अगर ये चारों बातें पूरी होंगी तो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां चारों बातें पूरी होती हुई तो सर कितना टैक्सेबल होगा? जितने पे इशू किया माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इशू। इशू प्राइस कितना है यहां पे? इशू प्राइस कितना है यहां पे? 90 माइनस फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 40, दैट इज 50 रुपीज पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर 500, 25,000 रुपीज टैक्सेबल होगा कंपनी के हाथ में। यानी एओ कोई इफ एंड बट पूछेगा ही नहीं कि तुम्हारी ब्लैक मनी थी, क्या था क्या नहीं था, हम कोई सवाल करेंगे ही नहीं। अब जब एक्ट में ही लिख दिया गया, उसमें एक सेक्शन ही डाला गया, तो आप किसी अपील में जाके थोड़ा ना छुड़वा लेंगे। तो एक्ट में ही लिखा है ना, एक्ट में ही सेक्शन डाल दिया गया कि टैक्सेबल होगा, और जब डाल दिया गया तो क्या किसी अपील में जाके छुड़वा लोगे? हम कुछ पूछ ही नहीं रहे आपसे कि ब्लैक मनी थी नहीं थी, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो कहीं लॉ मेकर ने कहीं यूज ही नहीं किया कि हम ब्लैक मनी बोल रहे हैं। लॉ मेकर ने तो कहा अगर ऐसा हुआ तो हम टैक्स बिल करेंगे। अब हिस्ट्री आपको समझ में आई क्यों था, ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और बात, अगर यहां पे मान लो शेयर इश्यू होता, पूरा क्वेश्चन यही रहता, आप चेंज ना करना, सिर्फ सुन लेना, अपनी तरफ क्वेश्चन देखते रहना और सिर्फ सुन लेना। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर फेयर मार्केट वैल्यू, पूरा क्वेश्चन यही रहता, मान लो पहला चीज, अगर फेयर मार्केट वैल्यू आपको जो दी होती वो मान लो दी होती इश्यू प्राइस कितना दिया था मैंने? 90। अगर मान लो फेयर मार्केट वैल्यू दी होती 90 की, तो फिर कितना टैक्सेबल होता? कुछ भी नहीं टैक्सेबल होता। दूसरा केस बिल्कुल ठीक, फेयर मार्केट वैल्यू अगर 100 दी होती तो भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि उससे कम भी पे तो इशू किया। इसके अलावा मान लो पूरा क्वेश्चन यही रहता और इशू प्राइस आपको जैसे हमने दिया है 90, अगर इशू प्राइस 90 ना देके हमने 10 दिया होता तो भी कुछ भी इशू नहीं होता। वैसे भी आप देख रही है फेयर मार्केट वैल्यू से कम है।
इसके अलावा मान लीजिए पूरा क्वेश्चन यही रहता जो अभी लिखा है, फेस वैल्यू 10 रुपए ना होके 100 रुपए होती, फेस वैल्यू 100 होती, इशू किया 90 पे, फेयर मार्केट वैल्यू 40, ऐसे में ये सेक्शन अट्रैक्ट होता कि नहीं होता? नहीं होता। ये सेक्शन तो तभी अट्रैक्ट होगा जब शेयर प्रीमियम पे इशू करे। वैसे भी डिस्काउंट पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं हो सकता, कंपनीज एक्ट में आप डिस्काउंट पे सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर वगैरह दे सकते हैं, लेकिन थियोरेटिकली अगर हम क्वेश्चन बनाए तो अगर पार पे इशू हो रहा है या आपका फेस वैल्यू पे या डिस्काउंट पे, यानी प्रीमियम का केस नहीं, तो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं हुआ। प्रीमियम कभी भी कैसे देखते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? प्रीमियम कैसे चेक करते हैं? फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। मान लो एक शेयर है 500 रुपए का मार्केट में चल रहा है, फेस वैल्यू 10 की है, फेस वैल्यू एक शेयर की 10 की है, मार्केट प्राइस है फेयर मार्केट वैल्यू 500 की, हमने 400 में इशू किया, प्रीमियम है कि नहीं है? क्वेश्चन नॉर्मल सिर्फ पूछ रहा हूं, टैक्सेबल होगा कि नहीं वो बात पूछूंगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, मार्केट प्राइस 500 है, 400 पे इशू कर रहे हैं, इशू प्राइस 400 है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, पार पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, इसको प्रीमियम बोला जाता है। हमेशा फेस वैल्यू से चेक होता है कि 10 रुपए का फेस वैल्यू, 400 पे इशू हो रहा है, 390 का प्रीमियम है। दूसरा, अब इसी में से यही एग्जांपल लिया ही तो आंसर पूरा ही करते हैं। टैक्सेबल होगा कुछ की नहीं होगा? 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 400 का इशू प्राइस है, फेयर मार्केट वैल्यू 500 है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फेयर मार्केट वैल्यू आप देख रहे हैं उससे ज्यादा है। तो टैक्सेबिलिटी तभी होगी जब चार बातें बुरी हो। पहली बात, आप क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, दूसरी बात आप जिसको इशू कर रहे हैं जो शेयर होल्डर हो वो रेसिडेंट हो, तीसरी बात है कि प्रीमियम पे इशू, और चौथी बात है उसका इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो, यानी इशू प्राइस ज्यादा हो फेयर मार्केट वैल्यू से। तो कितना टैक्सेबल होगा? जितना इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड। अब पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा है। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू टू बी ट्रीटेड एज इनकम, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7b। क्या बोल गए? वेयर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम। ओहो, क्लोजली हेल्ड कंपनी। सर ये सेक्शन वाइडली हेल्ड कंपनी के ऊपर नहीं लगता? नहीं, यानी वाइडली हेल्ड कंपनी अगर सर कर रही है ऐसा काम, वो वैसे भी ऐसा काम नहीं करेगी। इतने सारे तो आज की तारीख में रेगुलेशंस हैं, सेबी वगैरह है, उसको जीने देंगे ऐसे करने के लिए? वो ऐसा भी काम नहीं कर सकती। तो ये काम करता ही कौन है? क्लोजली हेल्ड। तो उन्हीं के लिए डाला है, वाइडली हेल्ड के लिए डाला भी नहीं। तो वेयर क्लोजली हेल्ड कंपनी इशू शेयर्स एट ए प्रीमियम टू एनी रेसिडेंट पर्सन एंड इशू प्राइस इज मोर देन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। यानी आप देखिए सारी कंडीशन इसमें लिखी है इस लाइन में कि नहीं? एक लगा वेयर ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, एक कंडीशन है, इशू शेयर्स एट ए प्रीमियम दूसरी कंडीशन है, टू एनी रेसिडेंट पर्सन तीसरी कंडीशन है, एंड चौथी कंडीशन भी तो ये लिखी, इशू प्राइस इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू। ये चारों की चारों बातें बुरी हो गई। ऐसे में क्या टैक्सेबल कर रहे हैं? एग्रीगेट जो कंसीडरेशन तुमको मिली टोटल, या तो पहले पर शेयर निकाल लो, फिर बाद में इनटू नंबर ऑफ शेयर कर लो, या पहले इनटू टोटल कर लो, जो भी करना हो। तो जितनी आपको कंसीडरेशन रिसीव्ड हुई माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। और कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? कौन सा हेड पढ़ना है? आई फॉस में। और अगर पर शेयर निकालना, यानी अगर आप लेट से लेते हैं इशू प्राइस पर शेयर माइनस फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ये भी आपको फिर करना पड़ेगा। या पहले ही आप इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कर लो, दैट इज इशू प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड माइनस फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। नहीं समझा? जैसे जो क्वेश्चन हम लोग ने किया इसमें, जैसे हम लोगों ने किया, इशू प्राइस कितना था एक बार फिर से बोलना? 90 था, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 40। तो हम लोग ने दो तरीके से कर सकते हैं ना, 90 माइनस 40, 50 इंटू नंबर ऑफ शेयर 500, तो 25,000 आ गया। या पहले अगर पहले ही नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर ले, दैट इज 90 में अलग मल्टीप्लाई कर ले 500, 90 इंटू 500 कर ले, और फेयर मार्केट वैल्यू में अलग 500 मल्टीप्लाई कर ले, दैट इज 90 इंटू 500 माइनस 40 इंटू 500, तो भी यही आएगा ना? आप समझ गए कि नहीं? ओके सर, इसमें हाउएवर भी करके कुछ लिखा है। हाँ बेटा, क्या लिखा है सर? लिखा है बेटा, ये जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं ना, यानी सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7b, ये ना किनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सर, मतलब बेटा ये चार कंडीशन पूरी हो भी जाए तब भी इनके लिए सरकार करेगी ठीक है यार तुम्हारे लिए नहीं टैक्सेबल करेंगे। कौन लोग हैं सर? पढ़ के देखते हैं। हाउएवर नथिंग विल बी टैक्सेबल अंडर दिस क्लॉज। किसके हाथ में? पहला, वेयर द कंसीडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर इज रिसीव्ड बाय, किसको मिला है पैसा? वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। किससे मिला है सर? फ्रॉम किसी वेंचर कैपिटल कंपनी से या किसी वेंचर कैपिटल फंड से। ये कौन होती है सर वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग वगैरह? ये होते हैं स्टार्टअप्स जिन पे ये लोग पैसा लगाते हैं, कोई वेंचर कैपिटल कंपनी जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। तो ये वैसे भी हमारी गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स होंगे तो लोग इंडिपेंडेंट होंगे और रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ रिसोर्सेज यूज होंगे। तो इन्होंने इसको हटा के रखा हुआ है कि वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को अगर भले ही प्रीमियम पे पैसा मिलता हो तो वो हम तब भी उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे।
और दूसरे में ये लिखा है कि अगर गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई कर दे कि हम इसको में हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे तो वो भी हो जाएगा। वेयर द कंसीडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर इज रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम अ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, तो वो भी हो जाएगा। आज की तारीख में केवल एक ही नोटिफाई कर रखा है जो आपको ऊपर पढ़ा दिया मैंने, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को अगर पैसा मिला किसी वेंचर कैपिटल कंपनी से या वेंचर कैपिटल फंड से तो भले ही ये 4 कंडीशन पूरी हो तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर किसी के 4 कंडीशन पूरी ही नहीं हुई तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होने वाला। अब बात करते हैं आई पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तुम लोग कभी ये ना करना कि हम जिसमें इंपॉर्टेंट बोलते हैं केवल वही वो पढ़ के चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी जो नहीं बोल रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या है, अभी समझाया था आपको, कैपिटल गेन जब पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था कंपलसरी एक्विजिशन अगर आपका होता है किसी भी प्रॉपर्टी का जिस पे गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है तो वो कंपनसेशन जो मिल रहा है वो तो टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन के हेड में, क्योंकि कंपनसेशन जो मिला वो आपकी सेल कंसीडरेशन है या फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन वहां बोलते थे कैपिटल गेन में, लेस जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो भी कैपिटल गेन आता था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो सब वहां टैक्सेबल होता था। लेकिन अगर सरकार मुआवजा देने में देरी करती है तो हो सकता है सरकार आपको ब्याज भी दे, हो भी सकता है दे भी, हो सकता है नहीं दे, नहीं देगी तो ब्याज की टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं। लेकिन अगर ब्याज दे रही है तो फिर क्या होगा, पूरी बात सुन लो फिर सिर्फ पढ़ना बचेगा। जिस साल ब्याज मिलेगा, जिस साल ब्याज मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन आधा टैक्सेबल होगा, आधा छूट मिल जाएगी, आधी की रिडक्शन मिल जाएगी। मतलब अगर ब्याज मिला है आपको 10,000 का और आपसे पूछे कितना टैक्सेबल होगा, 5,000 टैक्सेबल होगा, 5,000 की रिडक्शन। गवर्नमेंट कहती है इसमें फ्लैट 50% हम छोड़ देंगे। हम मान लेंगे आपका खर्चा भी हुआ होगा ना, कोर्ट कचहरी या जिसका भी हम मान हुआ हो खर्चा या ना हुआ हो, फ्लैट डिडक्शन है 50% की। मान लो एग्जाम में आपसे कहता है कि कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिला है लेट्स से 3,40,000 रुपीज का, ब्याज मिला है 3,40,000 का, कितना टैक्सेबल होगा और कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, 1,70,000 टैक्सेबल होगा और कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पढ़ के देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन, कंपनसेशन पे ब्याज मिला, ये कंपनसेशन कोर्ट ने बढ़ा दिया था, इनहेंस कर दिया था, बढ़ा दिया था, उस पे ब्याज मिला। किसी भी कंपनसेशन पे अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो यहां टैक्सेबल होने वाला है। कैसे, इनकम by way of interest received on compensation or on enhanced compensation shall be chargeable to tax under the head income from other sources in the year in which it is received। बात समझ में आ गई, किस साल टैक्सेबल होने वाला है, जिस साल गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी कि हम ब्याज देंगे उस साल, नहीं नहीं, जिस साल तुमको जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको मिलेगा उस साल टैक्सेबल करेंगे। लेकिन 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 इसमें एक मजेदार अच्छी बात जो है, हाउएवर 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इज अलाउड एज रिडक्शन एंड ओनली 50% रिमेनिंग जो है वो टैक्सेबल होगा। तो एग्जाम में बहुत ध्यान से करिएगा, सर अगर जब भी आपको ब्याज दिया हो तो आधा ही टैक्सेबल करिएगा, या आधा की रिडक्शन तब देंगे जब एग्जाम में बोलेगा कि देनी ही है। ये सब मैंडेटरी चीजें आप पढ़ रहे हैं, देनी ही है। कोई डाउट है किसी का? जे पॉइंट, जे क्या है भाई, जे 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 चलो जे की भी हिस्ट्री समझा ही देता हूँ, वैसे नहीं भी समझ के आ जाएगा लेकिन आपको समझा देता हूँ। ये अब तो आए हुए बहुत साल हो गए, लेकिन ये क्यों लाए थे गवर्नमेंट, हुआ क्या, पास्ट में गवर्नमेंट पास कुछ केसेस आए, उसमें हुआ क्या, जैसे मान लीजिए एक कैपिटल एसेट है, लेट्स से एक कैपिटल एसेट है, मेरे को वो कैपिटल एसेट बेचना है। तो मैंने एक बायर से बात करी, डील करी, उसने कहा वो खरीदेगा, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट टू सेल हो गया कि 50 लाख का हम ये कैपिटल एसेट आपको बेचेंगे, और उसने मान लीजिए हमको 10 लाख रुपए एडवांस में दे दिए और बाकी पैसा एग्रीमेंट में लिख दिया गया कि वो बाकी पैसा अगले 4 महीने में दे देगा, और अगर नहीं देता तो उसका ये पैसा भी जब्त हो जाएगा। तो ये आमतौर पे स्टैंडर्ड एग्रीमेंट चलता है मार्केट में, वो लिख दिया गया। तो उसने हमको 10 लाख रुपए दिए, एग्रीमेंट टू सेल हो गया कि साहब 4 महीने बाद बचे हुए पैसे वो हमको दे देगा और हम उसके नाम पे रजिस्ट्री करा देंगे। तो 4 महीने बाद उसने, लेट्स से पहला केस, उसने बचे हुए पैसे हमको दे दिए, हमने उसके नाम पे रजिस्ट्री करा दी, तो हमने यानी क्या किया, हमने तो कैपिटल एसेट बेचा, तो हमारे हाथ में क्या निकलेगा, कैपिटल गेन। और 50 लाख जो हमको टोटल मिले, 10 लाख पहले 40 लाख बाद में, वो सेल कंसीडरेशन माइनस जितने का खरीदा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या इंडेक्स करना होगा लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स भी कर लेंगे। दूसरा केस, मान लो बाद में उसने हमको रिमेनिंग अमाउंट दिया ही नहीं, किसी भी कारण से, मान लीजिए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई या उसको नहीं खरीदना है, जो भी है, और हमने उसका पैसा फोरफीट कर लिया। क्या कर लिया, फोरफीट मतलब जब्त कर लिया। और ने कहा साहब तुमने बहुत परेशान किया हमको, इस 4 महीने में बहुत सारे लोग हमारे पास आए खरीदने के लिए, और हमने कहा नहीं ऑलरेडी बिक चुकी है, और एग्रीमेंट में लिखा था कि हम फोरफीट कर लें, हमने फोरफीट कर लिया। अब जैसे हमने फोरफीट कर लिया, पहले ये पॉइंट नहीं हुआ करता था, वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाह के भी उसको मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं कर पाता था।
सर क्यों नहीं टैक्सेबल कर पाता था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर हमसे टैक्सेबल करने के लिए कहेगा भी तो कौन से हेड में टैक्सेबल करेगा? अरे सर कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन हेड में तो ये लिखा है, उसका तो चार्जिंग सेक्शन 45 वो तो ये कहता है कि कोई कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होगा तो उस पर कैपिटल गेन जनरेट होगा। यहां तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर ही कहां हुआ? वही कहां पाया ट्रांसफर साहब? नेगोशिएशन डज नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर। अल्टीमेटली ट्रांसफर हुआ ही नहीं। जब ट्रांसफर नहीं हुआ तो कैपिटल गेन का आएगा, मतलब कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं हो। और आईफॉस में जब तक लिखा नहीं था तब तक आईफॉस में हो नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि आईफॉस में ये लिखा था कि अगर कोई चीज ऑलरेडी किसी हेड में कवर्ड है तो यहां टैक्सेबल होगी नहीं। तो ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट कैपिटल गेन हेड में कवर्ड है तो कैपिटल एसेट के लिए वहां टैक्सेबल नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि यहां कर दे। यानी अल्टीमेटली ये पैसा आप देख रहे हैं, ये पैसा टैक्स होने से छूट रहा है। समझ रहे हैं? तो इस पे पहले इन्होंने एक अमेंडमेंट कैपिटल गेन में डाली थी, फिर उससे भी इनको भला नहीं हुआ, कुछ था वहां पे, वो नहीं चर्चा करेंगे, हट चुकी है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा सबसे सिंपल बात है, सबसे सिंपल बात है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगी उसके फेवर में, उन्होंने कहा साहब कि अभी भी अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेच रहे हैं जिसका आप कोई पैसा ले लेते हैं और बाद में वो कैपिटल एसेट नहीं बिकता और आपने पैसा फोरफीट कर लिया, क्या कर लिया? उसका पैसा जब्त कर लिया। जितना पैसा फोरफीट किया है उसी साल, जिस साल फोरफीट किया, पूरा का पूरा पैसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम टैक्सेबल कर देंगे। अगर मान लो हमने पैसा वापस कर दिया होता तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, एग्रीमेंट में लिखा था हम फोरफीट कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा यार कहां रखेंगे उसका पैसा, किसी का भी ना मतलब का पैसा क्यों रखें, हमने वापस ले लीजिए, ठीक है। ऐसे केस में फिर नहीं टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कब होगा? जब मैंने उसका पैसा फोरफीट कर लिया, जितना जब्त कर लिया उतना टैक्सेबल होगा। कौन सी हेड में टैक्सेबल होगा? आईफॉस में। कैपिटल गेन में क्यों नहीं हो रहा? आप समझ पा रहे हैं बात को? कैपिटल से ट्रांसफर ही कहां हुआ? आईफॉस में। और कौन से साल में टैक्सेबल होगा? जिस साल फोरफीट किया, ठीक है। वेयर एडवांस मनी रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज फोरफीटेड एंड नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। कह रहा आपको एडवांस मनी मिली थी, आपने फोरफीट कर ली, और वो नेगोशिएशन जो भी हुआ अल्टीमेटली कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ ही नहीं, आपने फोरफीट कर लिया। ऐसे में जो फोरफीट किया अमाउंट वो सच सम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? कोई डाउट? के पॉइंट पे चलें, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। के पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे टाइम लगेगा, एक काम करेंगे इसको अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे ताकि इस पे अपने लोग समय लगा के थोड़ा चर्चा कर सके। तो अगली क्लास में करेंगे इस पे, ठीक है। गिफ्ट वगैरह की बातें हैं कुछ यहाँ पे, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। अभी में कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो ठीक है, थैंक यू।